गणपति बप्पा मोरया। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आईबीपीएस पीओ मेंस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है। उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी। आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए, आपको आगे जाकर कैसे एक एक वीक का प्लान करना है, कंप्लीट बताऊंगा। जी एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊंगा। प्लीज पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाए। एंड अगर आपको लगा वीडियो के एंड में कि सर यही पीडीएफ आप प्लीज हमें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए, मैं यही पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, उसी से आप कंटेंट बना लेना एंड आपका कंप्लीट प्लानिंग बना लेना आपके आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। चीजों को इतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि वहां से आपको समझ में आएगा कि यस, हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आपको वो भी बताऊंगा। अब देखो जी, जिसका यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी कर सकते हैं, जिसका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है वो तो कर ही सकते हैं। अब देखो, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इसके बारे में भी हम बात करने वाली इस वीडियो के एंड में। आगे जाते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस 7,000 वैकेंसीज कम से कम। तीन बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है, 5,000 के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है, 7,000 वैकेंसीज हो सकती है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट क्या क्या हमें पता होना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। एग्जाम डेट हमारी है 12 अक्टूबर। 45 डेज कम से कम इस मंथ के 4 डेज, उसके बाद 30, उसके बाद 11, टोटल डेज 45। उसमें से 5 डेज हम बफर डेज कहेंगे, उसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। कम से कम हमारे पास है 40 डेज। 5 डेज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, उसके बाद एलआईसी एओ, गणपति विसर्जन, ऐसे कुछ तो। और एक दिन आपका छुट्टी का। अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं ना गणपति सच में बोल रहा हूँ, सच में मेरी यानी कि जिसको भूख है ना वो करने की, मैं बप्पा के दर्शन ले लेता, गणपति विसर्जन में नहीं जाता। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में जाता दोपहर तक, अगर एग्जाम खत्म होती है तो शाम को पढ़ाई करता। एसबीआई क्लर्क की शाम को एग्जाम है तो शाम का टाइम वहां देता, सुबह पढ़ाई करता। कुल ये 45 डेज मेरे लिए एज अ मिशन होता। प्लीज आप इसको भी एज अ मिशन ले लो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का प्रिपरेशन आपने अगर दिल से किया तो एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क आपके लिए यानी कि आईबीपीएस पीओ भी हो सकता है कि वहां से आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर गलती से नहीं हुआ तो एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के 200% दावेदार बन जाओगे, ये अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो की तो। अब देखो, 12 आवर की डिमांड करता हूं मैं कभी भी बच्चों से कि कम से कम मुझे आपके 12 आवर चाहिए। अगर आप बोलोगे कि इतना कौन पड़ेगा, तो आप यहाँ से ही भाग सकते हो। 12 आवर चाहिए। अब देखो, अगर मुझे 12 आवर निकालने होते तो मैं कहाँ से निकालता? सुबह मॉर्निंग में देखो, 5 बजे मैं उठता, 6 बजे से 12 बजे तक कम से कम 5 घंटे पड़ता है। यहाँ 5 घंटे, 12 बजे से 5 बजे तक यहाँ मुझे मिलते हैं टोटल 5 घंटे। यहाँ में पड़ता कम से कम 4 घंटे, 5 + 4 9। उसके बाद 5 बजे से 10 बजे तक हमें मिलते हैं फिर से एक बार 5 घंटे। यहाँ पड़ता मैं 3 घंटे। अब देखो, 5 + 4 9 + 3 12, यहाँ 12 हो जाते। कम यहाँ अगर 3 करता तो यहाँ 4 करता। यहाँ दोपहर को कभी कभी नींद लेते हैं बच्चे, तो यहाँ 3 घंटे करता तो यहाँ 4 घंटे करता। 1 घंटा में खाना एंड बाकी नाश्ता या चाय वगैरह पीता, ये वाली चीजें। बाकी 10 11 11 बजे तक सो जाता, 5 बजे फिर से उठता, 12 बजे ही सो जाता मैं। मुझे पता है कि मुझे अगर सिलेक्शन चाहिए तो 5 घंटे की नींद इस टाइम में इट्स ओके हो जाएगा, करूंगा मैं। एंड आधा घंटा वगैरह। आगे एग्जाम पैटर्न, यहाँ देखो, आप एग्जाम पैटर्न एक बार देखो, पता होना चाहिए। रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 50 मिनट, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मार्क्स रीजनिंग के लिए। जीए चेंज हो गया है, जीए का पैटर्न 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स है एंड 25 मिनट्स। यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? 15 मार्क, दो दो मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन यानी कि टोटल हो गए 30 मार्क्स। और बाकी के 20 क्वेश्चन 20 20 मार्क्स। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 15 मार्क्स दो दो 15 क्वेश्चन दो दो मार्क्स वाले, बाकी 20 क्वेश्चन एक एक मार्क्स वाला, ऐसा हो सकता है। लेकिन आईबीपीएस पीओ के प्री में हमने देखा है कि क्या हुआ था। आईबीपीएस पीओ प्री में कंप्लीट सेम डिस्ट्रीब्यूशन किया था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे भी यहाँ भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं। यहाँ स्पेसिफिक जो किया गया है, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल एंड इंक्लूडिंग आरबीआई, आरबीआई की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, इंग्लिश 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट। डीआई मीन्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट का सेक्शन, यहाँ 35 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 45 मिनट्स। यहाँ आपको ज्यादा डीआई ही दिखाई देते हैं।
उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में चेंज आ गया है कि ऐसे प्लस कॉम्प्रहेंशन है। यहाँ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि अगर पहले क्या पूछा जाता था, सेम यहाँ टाइम 2 क्वेश्चन है, 25 मार्क है, 30 मिनट से। पहले क्या पूछा जाता था, ऐसे प्लस लेटर। ऐसे होता ऐसे हम करते थे कम से कम 15-17 मिनट में, और 10 मिनट में, सॉरी, यहाँ 30 मिनट है। बेसिकली क्या होता था कि टोटल मुझे लगता है 20-20 मिनट हम ऐसे ऐसे को देते थे, 10 मिनट हम लेटर को देते थे। अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ सेम ही होने वाला है ना, ऐसे को उतना ही टाइम देंगे। इसका मतलब कॉम्प्रहेंशन ऐसा पॉइंट होगा, ये एक्चुअली उन्होंने एग्जैक्ट बताया नहीं कि उसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन वो ऐसा पॉइंट होगा जहां हम 5-10 मिनट में, 10 मिनट या 12 मिनट में हम वो कवर कर सकते हैं। वहां लेटर भी आ सकता है, ऐसा मैंने देखा है एक वीडियो के अंदर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉम्प्रहेंशन के अंदर लेटर आ सकते हैं। या दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आरसी आते हैं, इसका मतलब कॉम्प्रहेंड कीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जैसे कि एक पैसेज दिया है, कंप्लीट बड़ा सा पैसेज दिया है, उसमें से एक शॉर्ट पैसेज आपको लिखना पड़े, ऐसे हो सकता है। अगर ऐसे है तो आपको आसान जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। एंड वो चेक कौन करता है, कंप्यूटर चेक करता है, तो मुश्किल तो नहीं जाने वाला। अब देखो यहाँ एक चैलेंजिंग चीज क्या है, 3 घंटे 10 मिनट का पेपर है। उसके बाद ये टोटल कितने घंटे का पेपर है हमारा, देखो आप काउंट करो, ये 160 मिनट, उसके बाद ये 30 मिनट, यानी कि 190 मिनट टोटल। 3 घंटे 10 मिनट, यहाँ थोड़ा बहुत बीच में टाइम भी होता है, वो इंक्लूड किया जाए। पहले वाला आधा घंटा 1 घंटा, बाद में वाला आधा घंटा 1 घंटा, कम से कम 4, 4.5, 5 घंटे आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। तो आपका पेशेंस बढ़ाइए, 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठे कम से कम। एक ही स्लॉट में आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ टारगेट हमारा एक सिलेक्शन है, यानी यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, सेक्शंस को देखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव, यहाँ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। जीए 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। यहाँ देखोगे कि डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है 30 मिनट में। यहाँ हमारा है इंग्लिश 40 मिनट, 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन। पहले मैं बता देता हूँ कि ये 12 आवर में से 2 घंटे जो होने वाले, 2 घंटे वो हमारे होने वाले इंग्लिश। 2 घंटे हमारे होने वाले इंग्लिश के। इंग्लिश में हम क्या करने वाले, एक मॉक लगाएंगे एंड उसका एनालिसिस करेंगे, उतना ही हमारा प्रिपरेशन रहेगा। एक मॉक डेली, यहाँ से आगे अगर 40 मॉक आपने सेक्शनल लगाई तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखो, मेंस है, मेंस को मेंस की तरह लो, मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं कहाँ से इजीएस्ट वे में मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। इस चीजों को समझो कि कहाँ कहाँ से, पहले अगर 40 मिनट है आपके पास, 35, सॉरी 40 मार्क्स है, तो वहां से 10 मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। टाइम ज्यादा जाने दो, लेकिन 10 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, ऐसे धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाओ। रेगुलर बेसिस पे जब करोगे, अब देखो 40 मिनट में आपका, सॉरी 40 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाता है। उसके बाद 1 आवर एंड 20 मिनट आप कंप्लीट उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, वहां से इंग्लिश हो जाता है। अगर आपने आईबीपीएस पीओ निकाला है, यानी कि आपको लगता है कि निकलने वाला है, तो आपका आईबीपीएस पीओ मेंस भी निकलेगा। डेली सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, उसको यूज टू हो गए तो हो जाएगा। डेली 2 घंटे सिर्फ इंग्लिश के लिए कंटिन्यूअसली देने ही देने हैं। एक मॉक उसका एनालिसिस, एक मॉक उसका एनालिसिस, उतना ही सेक्शनल मॉक। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैं बताना चाहता था। क्यों ये, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है कि हाँ मेरा भी हो सकता है। हमें सिलेक्शन के लिए इतने ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती, ये मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखो, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था बच्चों का 2024, 2023 एंड 2022 में, वहां बच्चों को कितने फाइनल कट ऑफ, यानी कि विद इंटरव्यू कट ऑफ था, इसमें 42.69, 41.13, 43.47। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स, सॉरी ये 85 नहीं, हाँ 85 आउट ऑफ 325, 225 प्लस 100। अब देखो यहाँ 85 ऐसे नहीं बोल सकते एक्चुअली। यहाँ 42.69 को कैसे किया जाता है, 80:20 रेशियो में किया जाता है। इसको आप थोड़ा सा बाजू में रखो। ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ कितना जाता है 42.69। ये कहाँ से आता है, 80:20 रेशियो में आता है। 80 कहाँ से आता है, 225 में से, यानी कि आपके मेंस के 225 में से आपको उसको आपको कन्वर्ट किया जाता है 80 में। 80 में से कितने मार्क्स प्लस
आपके 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है 20 मार्क्स में, और वहां से कितने मार्क्स आई वो उन दोनों का एडिशन करके ये लगता है आपका फाइनल कट ऑफ। अब देखो यहाँ आपके मैं स्कोर बताना चाहता हूँ कि यस, आईबीपीएस पीओ के मेंस में अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको 2024 में चाहिए थे 67 मार्क आउट ऑफ 225, 2023 में 63, एंड 2022 में जब मेरा एग्जाम निकला था तब चाहिए थे 71.25। आप देखोगे कि 225 में से 71.25 या 225 में से 67 63, अगर इसको आप अच्छे से देखोगे है ना, आप ये समझोगे कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का आता है, उसके ऊपर अगर आपने काम किया, जीए के ऊपर काम करना है, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर काम करना है, ये बातों को समझो। क्वांट के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर काम करना है, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर काम करना है, इस बातों को समझो। मैं क्या बोलना चाहता हूं इसको समझो। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका जीए, ये जो चीजें है ना, कितना भी प्रिपरेशन करो, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कितने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के ऊपर अगर आपने काम किया, अगर आपको टाइप करना आ रहा है ना, आपका दिमाग चल रहा है, तो आपको कम से कम 17 18 15 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इससे अगर आप 17 18 मार्क्स माइनस करोगे तो आपके सामने सिंपल एक पिक्चर खड़ा रहेगा कि 200 में से आपको अगर मेंस क्लियर करना है तो कम से कम 50 प्लस मार्क्स चाहिए, जो कि पॉसिबल है। एक्चुअली एग्जाम क्लियर करने के लिए कभी कभी बोला जाता है कि 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, ये सच है, 10-15 मार्क्स। लेकिन मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है, फिर उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को चाहिए कि आप बैंक में उसके चाहिए तो वो ले लेता है, वो ले ही लेता है, ये बात दिमाग में रखो। दूसरा पॉइंट, हमारा मिनिमम टारगेट 50 है, जिससे हमें मोटिवेट हो जाए कि मेरा निकल सकता है। ये सोचना कुछ गलत बात नहीं है। इसका मतलब हमें सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, थोड़े बहुत ही स्पेसिफिक मार्क्स चाहिए, जो कि हो सकता है, डुएबल है, हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने 3 पार्ट्स में इसको बांटा है। एक है इंग्लिश हमारा, उसके बाद हमारा रीजनिंग एंड क्वांट, उसके बाद हमारा जी एंड डिस्क्रिप्टिव, ये 3 पार्ट में। अब देखो आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ करना चाहता हूँ। आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ इंग्लिश के लिए मैंने जैसे बोला था 2 घंटे, उसके बाद रीजनिंग एंड क्वांट के लिए हमारे रहेंगे 5 घंटे, जी एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए रहेंगे हमारे 5 घंटे। जो बोला वो नोट करते जाओ, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वैसे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज करो, मैं कर दूंगा आपको वहां सेंड। इंग्लिश 2 घंटे, जीए डिस्क्रिप्टिव 5 घंटे, रीजनिंग एंड क्वांट 5 घंटे। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट के बारे में सोचते हैं। इंग्लिश हमारा हो गया, अब रीजनिंग एंड क्वांट के ऊपर आते हैं। रीजनिंग एंड क्वांट हमने कितने दिन बोले हैं? 40 डेज बोले। 40 डेज को मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया, 8 8 8 8 8, ऐसे मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया। पहले दो 8 8 पार्ट्स में, जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना है, पहले 8 दिन का, दूसरे 8 दिन का, फिर 8 दिन का, फिर 8 दिन का, फिर 8 दिन का, तो सिंपल हो जाता है। हम एक एक टारगेट, एक एक 8 8 दिन को टारगेट कर सकते हैं और अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। पहले 8 दिस यानी कि ये 8+8 में आपको सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है, रीजनिंग प्लस क्वांट की। आप बोलोगे कि सर कंप्लीट सिलेबस 16 डेज में कंप्लीट होगा क्या? अब देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, जिसने इसने पहले से प्रिपरेशन किया है उसको इसका बेनिफिट होगा ही होगा। जिसने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया उसको थोड़ा सा लॉस होगा ही होगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके 5 5 घंटे ही डेली आपके पास, कितने कितने, 5 5 घंटे। पहले आपने 2 दिन रीजनिंग किया, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 घंटे आप रीजनिंग कर रहे हो, 2 घंटे क्वांट कर रहे हो। 8 दिन में आपने रीजनिंग का सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाता है। रीजनिंग का सिलेबस कवर करना इतना मुश्किल नहीं है, मेंस लेवल भी, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रीजनिंग का सिलेबस आपने 3 3 घंटे लगा के 8 दिन में कवर किया, यहाँ आपने 2 2 घंटे लगाए, और क्वांट एक बार जो स्टार्ट कर लिया। उसके बाद क्वांट में क्या स्टार्ट कर सकते हो आप, पहले अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये वाले क्वेश्चन, जहां से एक एक मार्क्स चुन चुन के मार्क्स लेने हैं और हमें सिलेक्शन लेना है, वहां से मार्क्स लेकर आना। उसके बाद डेटा सफिशियंसी के ऊपर जाना, धीरे 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 कहाँ से मार्क्स आ सकते हैं वो सोचना जरूरी है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, 8 घंटे को, सॉरी 8 दिन में, हर एक दिन में 5 5 घंटे, 5 घंटे को हमने ब्रेक किया। 2 घंटे हम क्वांट करें, 3 घंटे रीजनिंग करें, ऐसे हम जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप क्या कर सकते हो, आप रीजनिंग 2 घंटे एंड क्वांट 3 घंटे आप कर सकते हो। उससे भी आगे जाकर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 दिन में आप 5 दिन 5 5 घंटे रीजनिंग कर रहे हो, 3 दिन आप क्वांट कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, उसमें आप क्वांट कर रहे हो, सॉरी,
हाँ, क्वांट कर रहे हो, सॉरी रीजनिंग कर रहे हो 5 दिन, क्वांट कर रहे हो 3 दिन। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, यहाँ आप मेरे सामने स्पेसिफिक नहीं हो, तो आप समझो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट इन 8 दिनों को आप दो 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 ऐसे ब्रेक कर सकते हो। पहले 2 दिन 10 घंटे आपने रीजनिंग पढ़ा, दूसरे 2 दिन आपने 10 घंटे कंप्लीट क्वांट पढ़ा, उसके बाद 2 दिन आपने 10 घंटे रीजनिंग पढ़ा, वहां क्वांट पढ़ा। फिर सेम यहाँ पैटर्न चलता गया। तो पहले 8+8 दिन आपके लिए क्या रहने वाले, एक बेसिक फाउंडेशन ऑफ मेंस आपको रेडी करनी है कि जहां से 10-10 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं क्वांट एंड रीजनिंग। उसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, 10-10 मार्क्स प्लस सिलेबस जितना कवर होगा वो हमें टारगेट करना है पहले 8+8 दिन में। यहाँ हम ब्रेक कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग की हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा सा टाइम कम दो, जो खराब है उसके लिए टाइम ज्यादा दो, वहां से आप प्रिपरेशन करो। क्वांट एंड रीजनिंग कभी कभी टीचर लोग बताते टाइम क्या बताते हैं कि यहाँ से ज्यादा मार्क्स नहीं लिए जा सकते। लास्ट टाइम इसी साल मुझे लगता है एसबीआई पीओ में क्वांट में बच्चों ने 25, 27, 30 तक मार्क्स लेकर आए थे। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि क्वांट का पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था। इस साल आईबीपीएस पीओ के मेंस में रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान आया था, वहां बच्चों ने 20, 25, 30 मार्क्स लेकर आए थे, उससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आए थे। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों में से एक सेक्शन आसान आए, एंड अगर आपने सिर्फ जीए किया तो क्वांट एंड रीजनिंग के मार्क्स नीचे जा सकते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी, सो प्लीज इसके ऊपर भी ध्यान देना है, हमें सिर्फ जीए नहीं करना है। जीए के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, जिसने इसने मेंस दिया है उसको पता है। अब देखो ये हुआ, उसके बाद 8 8 8 लास्ट के 3 8 8 के सेक्शन जो है उसको हमने 8+8+8 24 डेज उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिए। यहाँ हमने 4 पार्ट में बांट दिए। यहाँ 6+6+6+6 ऐसे किया। यहाँ दो चीजें हो सकती है, जिसका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है वो पहले 6 दिन ही सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाए, उसके बाद ये 3 पार्ट में फुल लेंथ मॉक लगाए। 3 पार्ट में फुल लेंथ लगाए। जिसका पहले से प्रिपरेशन नहीं हुआ 2 पार्ट में सिर्फ सेक्शनल मॉक ही लगाए। सेक्शनल मॉक आप कैसे लगा सकते हैं, आपके पास है 5 घंटे, आप ही सोचो आपने रीजनिंग का लगाया पहले दिन सेक्शनल मॉक, कितने ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में कवर, उसके बाद 4 घंटे, 4 घंटे उसका कंप्लीट एनालिसिस, रीजनिंग का जो भी टॉपिक आपका अच्छा नहीं है उसके ऊपर फिर से एक बार काम करना। यानी कि आप डेली रेगुलर बेसिस पे उस वहां भी आप काम ही करते जा रहे हो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरे दिन आपने लिया कौन कौन का सेक्शनल खत्म होने में 1 घंटा गया, उसके बाद 4 घंटे आप प्रिपरेशन कर रहे हो कौन का कंप्लीट वो पेपर देखा। ये ऐसे आप 12 दिन तक कर रहे हो, यानी कि 6 आपके रीजनिंग के मॉक, 6 आपके क्वांट के मॉक खत्म हो जाएंगे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि इसके ऊपर काम करना है, बाकी 4 घंटे है आपके पास उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। उसके बाद यहाँ दुख नहीं लगा मेरा, 1 मिनट। नेक्स्ट पार्ट, अब देखो यहाँ देखो नेक्स्ट 6+6 जैसे मैंने लिखा है, जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है इसके लिए ये 3 वीक रह सकते हैं, 6+6+6 3 पार्ट। जिसने नहीं किया है उसके लिए लास्ट के 12 दिन, 12 दिन में आपको क्या करना है, यहाँ आप डेली एक फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो एंड उसका एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ आपको मिलते हैं 7 घंटे, जैसे कि नॉर्मली मैं बोलता था 5 घंटे, यहाँ आपको 7 घंटे कैसे मिलेंगे, क्योंकि उसी में आपका इंग्लिश ऐड होगा। ओके, इंग्लिश के लिए आपने 2 घंटे रखे थे, इंग्लिश के लिए 2 घंटे वहां देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ का जो इंग्लिश का मॉक होगा उसका एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास टोटल, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ आप जब फुल लेंथ मॉक दोगे तो उसमें इंग्लिश का सेक्शन भी होगा, इंग्लिश का सेक्शन होगा, इसका मतलब इंग्लिश का सेपरेट सेक्शन देने की जरूरत नहीं। तो इंग्लिश के 2 घंटे वहां से हटाओ, इंग्लिश का 2 घंटे का टाइम यहाँ दे दो। यहाँ अगर आपने इंग्लिश का 2 घंटे का टाइम दिया तो टोटल आपके पास 7 घंटे, 7 घंटे में से 3 घंटे 10 मिनट, सॉरी वो 190 मिनट विद डिस्क्रिप्टिव था, तो 160 मिनट आपका पेपर रहता है, 160 मिनट मुझे लगता है, 1 मिनट यहां तक देखोगे, हाँ यस 160 मिनट का आपका पेपर है, इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट यहाँ आपका मेंस का पेपर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे, हाँ 2 घंटे 40 मिनट में, एंड बाकी आपके पास 4 घंटे से ज्यादा टाइम मिलता है आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस डेली कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये हेवी हो जाएगा, हेवी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि 4 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए, उसमें इंग्लिश का भी हो जाएगा, क्वांट का भी हो जाएगा, रीजनिंग का होगा। अगर गलती से आपको लग रहा है कि ज्यादा हेवी हो रहा है
जिसका प्रिपरेशन पहले से है वो कर लेगा, जिसका प्रिपरेशन नहीं है उनको अगर लगा कि हेवी हो रहा है, आज मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, कल भी उसी का एनालिसिस करो, उसके बाद नेक्स्ट डे जाओ, मॉक लगाओ, उसके बाद उस दिन एनालिसिस करो उसके, यानी कि 12 दिन में 6 मॉक कवर करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मकसद यही है कि आप जितने मैक्सिमम मॉक लगाओगे, जैसे प्री के मॉक लगाने के बाद आपका स्कोर बढ़ता है, मेंस में भी सेम होने वाला है। मॉक जितने लगाओगे वहां से स्कोर बढ़ेगा, लेकिन मॉक का एनालिसिस मैंडेटरी है। आई होप कि रीजनिंग एंड क्वांट का आपको कवर है कि क्या क्या कैसे कैसे आपका फ्लो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में आपको फोकस कहाँ करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रिवर्स सिलोंग जो कि आसान होता है, जहां जहां से मार्क्स लेकर आ सकते हैं ना। देखो, मेंस के पेपर में टाइम कितना जाता है ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, टाइम जाने दो, लेकिन मार्क्स आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्क्स आना चाहिए। रिवर्स सिलोगिज्म अगर इसके ऊपर काम किया तो मार्क्स आएगा। इनपुट आउटपुट डेली दो तीन किए तो ये आपको 10 मार्क्स दे सकता है। 10 मार्क्स बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए आते हैं, 10 मार्क्स भी दे सकता है। यहाँ से आप मार्क्स लेकर आ सकते हो। डेटा सफिशिएंसी रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे वहां से मार्क्स लेकर आ सकते हो। मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद ये हो गया पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना वो आसान पार्ट है। इसकी अगर प्रैक्टिस आपने की ना वहां से मार्क्स लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आता है पजल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। पजल आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। पजल आपने रेगुलर किया, डेली एक दो पजल आप कर रहे हो तो आपका पजल स्ट्रांग हो जाएगा। पजल से आप एक पजल ढूंढना है कि हाँ, पहला पहला आपका टारगेट है कि यहां से 8-10 मार्क्स लेकर आए। उसके बाद एक पजल ढूंढना है कि जो करना है, आपको ढूंढ के करना है। हाँ, ये पजल मुझे लग रहा है कि मेरे से होगा। टाइम को नहीं देखना है एंड पजल सॉल्व करना है, सॉल्व अच्छे से करना है। आईबीपीएस पीओ मेंस में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो मैटर करता है। टाइम एक्स्ट्रा गया तो भी चलेगा, क्योंकि टाइम होता है। टाइम कहाँ जाता है मालूम है, टाइम को देखने के बाद टाइम जल्दी भाग जाता है, ऐसे ज्यादा जल्दी भागता है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा है कि 101% गारंटी नहीं दे सकती कि वो अच्छा आएगा आपको। क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपने आपके लैंग्वेज में देखा, हिंदी में देखा, मराठी में देखा, मराठी में पेपर नहीं होता मुझे लगता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में नहीं होता, हिंदी में अगर देखा तो वहां से समझ में आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग को आप इंग्लिश में भी देखो, हिंदी में भी देखो। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो कम से कम 8-10 मार्क का भी पूछा जाता है, 5, 6, 8, 10 मार्क्स का। 1, 2, 3 मार्क्स भी आप लेकर आए, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वहां से मार्क्स आ सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, वहां से मार्क्स आ जाएंगे। ये स्पेसिफिक रीजनिंग के लिए बताया। टाइम बताया रीजनिंग का, रीजनिंग के लिए क्या करना है वो बताया। अब क्वांट का टाइम मैंने बता दिया है, क्वांट में क्या कर सकते हैं वो बता देता हूँ। क्वांट को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ आया डीआई हुआ, यहाँ आया अरिथमेटिक, यहाँ हमारे इजी टॉपिक्स। पहला हमारा टारगेट रहेगा इजी टॉपिक्स। यहाँ देखो, एक बात को समझो, आपने अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 मार्क्स लिया तो वो भी एक ही मार्क्स है, एंड अप्रोक्सीमेशन से 1 मार्क्स लिया वो भी 1 मार्क्स है। हमें चालाक बनना है, हमें होशियार बनना है, हमें मार्क्स चाहिए, हमें नहीं दिखाना है किसी को कि मैंने कहाँ से मार्क्स लेकर आया। तो हमें मार्क्स ढूंढने, पहले मैं मार्क्स कहाँ से ढूंढूंगा, यहाँ से ढूंढूंगा। यहाँ से 5-6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आते हैं, आ सकते हैं। इसके ऊपर पहले आपको काम करना है। यहाँ से 5-6 नंबर या उससे भी ज्यादा नंबर आ सकते हैं, यहाँ से कैसे लेकर आ सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। दूसरा पॉइंट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में पहला डेटा सफिशिएंसी, वहां के क्वेश्चन, क्योंकि जो जिसको सिंपल सिंपल अरिथमेटिक आता है, यानी कि 3-4 टॉपिक छोड़कर बाकी अरिथमेटिक जिनका कवर है वो डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होता, ज्यादा भी आसान नहीं होता, लेकिन वो डुएबल है जिन्होंने अरिथमेटिक की प्रैक्टिस अच्छे से की। अरिथमेटिक, अब देखो डेटा सफिशिएंसी होगा, उसके बाद आपको पहला डीआई जो यहाँ मैंने लिखा है, रेशियो एवरेजेशन परसेंटेज, जो मैंने आपको क्वांट के बारे में बताया कि 5 दिन करो, 5 दिन करो, यानी कि 6 दिन करो, 6 दिन करो, 8 दिन करो, 8 दिन करो, आप क्वांट का प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वांट का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 5 घंटे अगर पढ़ना है तो कम से कम 1-2 घंटे आपको डीआई में ही लगाने। डीआई में क्या कर रहे हो, पहले 8 दिन के बाद, पहले 16 डेज में आप रेशियो परसेंटेज एंड एवरेज के ही डीआई कर रहे हो मेंस लेवल, क्योंकि वहां से आपका एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है मेंस में। रेशियो परसेंटेज एंड एवरेज मेंस लेवल एक डीआई तो बनने वाला। अगर आपने वो वाला क्लियर कर लिया तो आप एज ले लोगे, तो आपको वो वाले पजल, सॉरी, डीआई करने ही करने हैं। ये रेशियो परसेंटेज यानी एवरेजेस वाले, ये डीआई करने के बाद
आपको शिफ्ट होना है अरिथमेटिक के एक एक चैप्टर के ऊपर। जैसे कि आपने किया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपने प्रिपरेशन किया तो यहाँ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 4-5 डीआई करने हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार, आपको पढ़ाई कंप्लीट नहीं करनी, आपको जो भी करना है वो अच्छे से करना है, कंप्लीट पढ़ाई करना ये हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं है, जो भी करना है अच्छे से करना है। आपने यहाँ किया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का किया डीआई, यहाँ आपने किया टाइम एंड वर्क का किया आपने डीआई, यहाँ आपने किया पाइप एंड सिस्टम का किया यहाँ डीआई, यहाँ किया एस सीआईएसआई सीआईएसआई का डीआई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, अरिथमेटिक उसका डीआई, अरिथमेटिक उसका डीआई, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हो उसको ऐसे ही करना है कि चैप्टर डीआई चैप्टर डीआई चैप्टर डीआई। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्वांट को कैसे टैकल करना है। यहाँ से भी आप मॉक लगाते टाइम अगर आपको लगता है कि सर मॉक भी कैसे लगानी है वो भी बताओ, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं मॉक लगाने का तरीका भी क्या होता है, कैसे आप दे सकते हो मॉक मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जीए। जीए को कवर करना है। जीए के लिए मैंने कितने घंटे बोले, 4 घंटे, क्योंकि 1 घंटा हमारा जाने वाला है डिस्क्रिप्टिव के लिए। जीए यहाँ हम कहाँ से कवर करने वाले हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 मंथ का कवर करने वाले। कम से कम 6 7 8 मंथ का भी लोग बोलते हैं कवर करना चाहिए। जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है उसके लिए ये आसान होगा, जिसने नहीं किया है उसके लिए ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर ये किया तो एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क में आपका बेनिफिट ही होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, 2 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। आपको इसको किन 3 हिस्सों में बांटना है, 2 आवर, 1 आवर, 1 आवर, यानी कि मॉर्निंग के 2 घंटे आपने वीकली पढ़ा, उसके बाद दोपहर का 1 घंटा आपने फिर से एक बार वीकली पढ़ा, उसके बाद लास्ट 1 घंटा आपने आज का करंट अफेयर्स पढ़ा। 3 पार्ट में आपने 3 हिस्सों में बांट लिया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पढ़ना है। सब सितंबर का कहाँ से कवर होने वाला है, ये जो आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो तो वहां से आपका सितंबर कवर होने वाला है, यानी कि डेली में आपका सितंबर कवर होगा। बाकी रहता है हमारे पास मई जून जुलाई एंड अगस्त 4 मंथ। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले 8 दिन में आपको क्या करना है, अगस्त करना है। ओके, अब देखो यहाँ क्या क्या हो सकता है पहले 8 दिन में, जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ एंड जिनका प्रिपरेशन हुआ है, दोनों के लिए आप प्रिपरेशन के ऊपर ही है कि आपने अगर प्रिपरेशन किया है तो आपका और ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन होगा, नहीं किया है तो फर्स्ट रिवीजन, किया है तो सेकंड थर्ड रिवीजन भी यहाँ हो सकती है। आपको क्या करना है, 8 दिन है आपके पास, 8 दिन को फिर 2-2 दिन में आपको बांटना है, 2 2 2 2, 2 दिन में आपको 1 वीक का करंट अफेयर्स कवर करना है। इसका मतलब 8 दिन में आपका 1 मंथ का कवर करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अगस्त कवर किया, यहाँ जुलाई, यहाँ जून, यहाँ मई, उसके बाद 8 प्लस मैंने बोला कि अगर आप ये 40 डेज को 40 डेज प्लस 5 डेज 45 डेज किया आपने, तो यहाँ आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, जहां आप रिवीजन कर सकते हो, यानी कि 8+1 2 3 4 जितने मिलेंगे उतने, कम से कम 10 दिन आपके लिए रिवीजन के लिए रहेंगे। जहां आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ के जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो कि वीकली है, इसके हार्ड कॉपी में आपने, देखो मैं जो जो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको वीडियो सोर्सेस से नहीं पढ़ना है, हार्ड कॉपी से पढ़ना है। हार्ड कॉपी का रिवीजन किया जा सकता है, वीडियो का रिवीजन किया नहीं जा सकता। प्लीज हार्ड कॉपी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको वीकली करंट अफेयर्स लेना है एंड वीकली की हार्ड कॉपी पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ 2 2 8 दिन में आपने वीकली पढ़ लिया, यहाँ 1 मंथ कंप्लीट, दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ 4 मंथ प्लस ये डेली आप कर रहे हो, यहाँ 5वां मंथ आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 मंथ आपके कंप्लीट। बाकी के 10 15 दिन 8 10 दिन में आपने उसका रिवीजन किया, वही 10 पीडीएफ आपने बार बार पढ़ ली। एक ही सोर्स आपने अगर 4-5 बार पढ़ लिया वो भी अच्छा है, एक सोर्स को आपने 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे सोर्स को 1 बार पढ़ लिया वो भी अच्छा है। कम से कम 2 सोर्सेस से करना अच्छी बात है, क्योंकि ये उस लेवल का आता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी पढ़ो अच्छे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि किसको बेनिफिट होगा, जो रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ आप देखो ना कि आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपके पास 4 घंटे, एंड 4 घंटे में आप रिवीजन भी कर रहे हो, यानी कि आपको पता है कि आपका अगस्त कंप्लीट है, तो अगस्त का फर्स्ट वीक लिया आपने, फर्स्ट वीक आपने कंप्लीट किया, एक सोर्स से किया, दूसरे सोर्स, वो 2 दिन का आपका टारगेट ही, एक सोर्स, दो दो सोर्स। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसकी क्विजेज लगाई,
दूसरे दिन आपने फिर एक सोर्स, दूसरा सोर्स, उसके बाद उसकी क्विज़ेज़, यानी कि आप इतना अच्छे से कर रहे हो वहाँ प्रिपरेशन कि आपका जीए में अच्छा स्कोर आना बनता ही बनता है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर आपने ये कवर किया तो आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में आपको बेनिफिट होगा। फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस डिजिटल फाइनेंशियल आरबीआई। यहाँ पढ़ते टाइम आपका मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज, आरबीआई की न्यूज, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। नॉर्मल जो डेथ हो गई किसी की, किसका क्या होगा, किसी का क्या होगा, उस ये वाले स्टेट वाले न्यूज जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको छोड़कर आपका अगर फोकस ऐसी न्यूज के ऊपर रहेगा तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गए। अब करंट अफेयर्स का अगर आप सोर्स पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि अपराजित करंट अफेयर्स कह के एक अपराजित कह के एक पीडीएफ मिलती है। आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मुझे मैसेज कीजिए, वहां मैं भेज दूंगा। उसका उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उनका पेड ग्रुप भी है, उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वो देखनी है तो वहां वो भी मैसेज कर देना, मैं वो भी भेज दूंगा। लेकिन आपका फोकस सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। अपराजित करंट अफेयर्स बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। आपको पता भी नहीं होगा गलती से, बहुत सारे बच्चों को पता है जो मेरे कांटेक्ट में है, मेरे कांटेक्ट में नहीं है उनको पता नहीं, तो वहां से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। अपराजित करंट अफेयर्स एंड उनकी क्विजेज आती है, उनका पेड ग्रुप है, वहां भी क्विजेज आती है। वहां अगर आपने किया तो आपका करंट अफेयर्स में मार्क्स आना 101% अच्छे है। अब देखो, जैसे मैंने बोला है कि यहाँ 1 आवर डेली आपको क्या करना है, 1 आवर डेली आपको डेली का करंट अफेयर्स कवर करना है। डेली का 1 आवर करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम एक तो ऐसी न्यूज आएगी आपके सामने जो कि बैंकिंग अवेयरनेस की होगी, आरबीआई की रिलेटेड होगी, जो बड़ी न्यूज होगी, अच्छे से आपको कवर करनी है। एंड उसी का यूज आपको डिस्क्रिप्टिव में करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपको पहले कहाँ से लिखना है? पहले देखो, 8+8+8, 3 महीने 8 लिखा है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, टाइप करना है रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा। उसमें से 30 या 40 मिनट्स आपके रहेंगे नॉर्मल इसके लिए। 1 घंटा टाइप करना है बोले बोले तो आप लिख सकते हो, उसके बाद टाइप कर सकते हो आधा घंटा। 1 घंटा पहले टाइप करो, उसके बाद आधा घंटा टाइप करो, उसके बाद 20 मिनट टाइप करो। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा फास्टेस्ट वे में टाइप करो। आपके पास टाइम कितना होने वाला है एग्जाम में? 30 मिनट। 30 मिनट में आप टाइप करने की कोशिश करो दोनों चीजें। आपका टारगेट कल के दिन का आज ही सेट होना चाहिए। क्या आज आपने क्या पढ़ा? सुबह आपने सपोज पढ़ा कि बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ, तो आरबीआई के रिलेटेड एक अच्छा सा न्यूज पढ़ा, तो उसी को एज ए से आप लिख सकते हो। उसी को एज ए डिस्क्रिप्टिव कह के आप लिख सकते हो कि उसी को लिखना है आपको, वो याद भी करना है, लिखना भी है। करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, नहीं यहाँ आपका डिस्क्रिप्टिव का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। पहले 3 वीक तक यानी कि 8 8 8 दिन तक आपको क्या करना है, यहाँ से करंट अफेयर्स से लिखना है। न उसके बाद लास्ट के 2 जो ये होंगे, यहाँ आपको गाइडली से प्रैक्टिस करनी है। गाइडली का एक 100-200 रुपए में मुझे लगता है पेड एसे एंड लेटर का एक कोर्स आता है। वो अगर आपने परचेस किया तो वहां आप जाकर, उन्होंने 250 वर्ड्स का कुछ लिमिट सेट किया होता है। वो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, उसका आंसर लिखना होता है, तो आपका टाइपिंग स्पीड उस टाइम में बढ़ जाएगा। लेकिन पहले 3 पार्ट में आपको यहाँ के ही टॉपिक करने हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखो फिर से एक बार, एसे एंड कॉम्प्रहेंशन राइटिंग। 2 क्वेश्चन ये तो पता है, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, इथिक्स। इसका मतलब क्या है कि करंट से ही सब कुछ पूछा जाने वाला है। का मतलब क्या है? करंट से ही सब कुछ पूछा जाने वाला है, आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप प्लीज ऐसे कीजिए। अब कॉम्प्रहेंशन में मैंने क्या बोला कि एक न्यूज आएगी बड़ी सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक न्यूज आएगी, एक आरसी आएगा ना, उसको आपको कॉम्प्रहेंशन यानी कि एक थोड़े छोटे शॉर्ट पैसेज में आपको लिखना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? जो आपने आज के मॉक में आरसी पढ़ा है, उस आरसी को याद करना है, उस आरसी को लिखना है। उस आरसी को फिर से एक बार पढ़ना है, आरसी अंडरस्टैंड करना है, अपने वर्ड्स में एक छोटे से पैसेज में लिखना है। क्योंकि आप देखोगे इसको अच्छे से तो आपको पता है कि ऐसे तो सेम ही है, लेकिन लेटर का टाइम उन्होंने उड़ा दिया। लेटर की जगह पे अगर कॉम्प्रहेंशन आया है तो लेटर के टाइम के जगह जगह पे ही कॉम्प्रहेंशन का टाइम आएगा।
इसका मतलब हम ऐसे को ज्यादा टाइम देते थे, लेटर को कम टाइम देते थे। सेम ही होने वाला है कि ऐसे को ज्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो 250 वर्ड्स का वगैरह होगा, तो उसमें ज्यादा ही टाइम जाएगा। कॉम्प्रहेंशन में कम टाइम जाएगा। कॉम्प्रहेंशन में कम टाइम जाएगा, इसका मतलब कॉम्प्रहेंशन कम ही लिखना पड़ेगा, कुछ तो कम है। या तो लेटर होगा या तो कॉम्प्रहेंशन में वही होगा कि पैसेज शॉर्ट में लिखना है। ये दो ही हो सकता है। कॉम्प्रहेंशन के बारे में मैंने क्या बताया, आरसी को पढ़ो, आरसी को अंडरस्टैंड करो, वहां से आरसी भी आपका स्ट्रांग होगा, आरसी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे कहाँ से करना है, डेली जो करंट पेपर्स पढ़ रहे हो वहां की एक बेस्ट न्यूज जो आपको लगती है वो पढ़नी है। या दूसरा पॉइंट, डेली सोने से पहले आप एक चैप्टर निकालो जिसके ऊपर आपको लगता है कि आरसी पूछा जा सकता है। क्या क्या होते हैं वो नॉर्मल टॉपिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट, 21st सेंचुरी, उसके बाद ये एआई जो आया है उसके ऊपर क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन, ये वाले जो बेसिक टॉपिक्स है उसको सोने से पहले पढ़ना है। कल के दिन का आपका ऐसे का टॉपिक वो है, आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है विदाउट पढ़े, यानी कि विदाउट आप देखे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। गलती से यहाँ 18 मार्क्स आ गए तो 67 माइनस 18 अगर आपने किया तो आपके पास 49 मार्क्स आउट ऑफ 200 लेकर आना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इज अ गेम चेंजर। आगे बढ़ते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी जो जो मुझे बताना था वो मैंने कंप्लीट बता दिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने दिल से ये प्रिपेयर किए एंड टाइम लगता है। अब देखो की पॉइंट्स। इंग्लिश 2 घंटे डेली देना, ये सबसे मैंडेटरी चीज है। अगर आपने इंग्लिश का टाइम यहाँ से कट कर लिया, क्योंकि इंग्लिश कैसे है मालूम है, इंग्लिश गलती से आसान आ गया ना तो आपको वो एग्जाम क्लियर करवा के दे सकता है। मुश्किल भी आ गया, इंग्लिश में कंसिस्टेंट बच्चे नहीं रहते, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है कि प्लीज इंग्लिश का टाइम मत चुराइए। इंग्लिश डेली 2 घंटे। उसके बाद मॉक सर कहाँ से लगाए, कौन सा वाला मॉक, मीन्स प्रीलिम्स वाला मॉक, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क वाला मॉक। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव गेम चेंजर, जैसे मैंने लिखा है वो आपको पता ही होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव आपका गेम चेंजर रहने वाला है। लेकिन सर यहाँ एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी आने वाला है, एलआईसी एओ के एओ का भी प्रीलिम्स है सर, कैसे करें मैनेज। अब देखो, पहला पॉइंट, ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट आईबीपीएस पीओ जिनको लगता है कि उनका होने वाला है उनके लिए। दूसरा पॉइंट, गलती से उनको लगता है कि नहीं हुआ तो या क्या होगा, अगर आपको लगता है तो पहला पॉइंट कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है तो ये सब मत कीजिए, प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है लेकिन मुझे एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है, तो वहां आप कैसे जा सकते हो। इंग्लिश, जहां मैंने आपको बोला था कि 2 घंटे पढ़ना है, इंग्लिश डेली 1 घंटा मॉक लगाने हैं, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करना है। क्या बोला, 1 घंटा मॉक, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस। वहां से हमें बचता है, हमारे पास बचता है 1 घंटा, यानी कि यहाँ से हमने कितना घंटा कट किया, यहाँ से 1 आवर हमने कट किया, यहाँ का 1 घंटा हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, यहाँ एक मॉक लगा सकते हैं प्रीलिम्स की। कंटेंट रीजनिंग जो 5 घंटे बोला था, यहाँ हम कर सकते हैं उसको 4 घंटे, डेली 4 घंटे। वहां से हम 1 घंटा चुरा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से 2 घंटे। जे का जैसे मैंने लिखा है 3 आवर्स, 4 आवर्स प्लस डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखा था, यहाँ आप 3 घंटे प्लस डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो टिल एग्जाम एंड, जब तक एग्जाम आपका आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क का एंड नहीं होता तब तक। एंड वहां से आप 1 घंटा चुरा सकते हो। जैसे 3 घंटे अगर आपने चुरा लिए तो आप ये 3 आवर्स आपके आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क को दे सकते हो। जिसको लगता है कि उनका परसेंटाइल 85 प्लस, 90 प्लस, 80 प्लस कम से कम आता ही है, उन्होंने अगर सुबह एक मॉक शाम को एक मॉक इतना भी डेली किया तो भी उनका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता रहेगा, मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर उनका फोकस रहेगा। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको स्टिल लगता है कि कुछ तो चीजें हैं जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, किसी के ऊपर स्पेसिफिक आपको चाहिए कि सर इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे टैकल करें, तो प्लीज डू कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझे ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।